नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन पटेल जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 14 नवंबर और 14 नवंबर से दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट था। तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम स्टार्ट था आपका, उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमने आपको दिया था। अभी आपका सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट में आपके जो 50 जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए, उनमें से अधिकांश तकरीबन आपका 40 से 45 जो प्रश्न है वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि प्रश्नों का संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरी बेस्ड आपका एक सीरीज लाएंगे रात को। उनमें सभी एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित जो भी आपके टॉपिक से संबंधित प्रश्न है उन टॉपिक को करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया है, देखा गया है कि कजरी जो लोक नृत्य थे वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो कजरी लोक नृत्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। ठीक है, क्या है, तो उत्तर प्रदेश का फ्रेंड्स एक लोकगीत है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है मिर्जापुर। जो लोग आप मिर्जापुर सीरीज देखे होंगे उनको मालूम होगा। तो वहीं से आपका कजरी लोक नृत्य का उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे हो जा रहे हैं जो लोग आपका मॉक टेस्ट देकर एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का आपका जो फायदा है बहुत है। पहली बात तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। इसके अलावा प्रेशर जो एग्जाम का होता है उसको हैंडल करना सीख जाएंगे और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक फ्रेंड्स अभी आपका ऑफर भी चल रहा है। चिल्ड्रन डे स्पेशल सेल है जो कि आप लोग जानते होंगे। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। तो आपका ऑफर भी चल रहा है। तो इस ऑफर में आपका जो टेक्स्ट बुक का जो 5 प्रो है वो मात्र आपको 369 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड एपीजी यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। इस पर आपका 700 प्लस एग्जामों का दिल्ली पुलिस का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, आपका अदर कोई भी अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर मॉक के तौर पर दे सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कूपन कोड एपीजी यूज करना नहीं भूलिएगा, आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, 14 नवंबर तक ये सेल है, आज ही है। तो आप लोग जाकर इस सेल का लाभ जरूर उठा लीजिए और मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से पहले जरूर है जो कि देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जानने से पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि आपके किन किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सॉरी उसको हम लोग अंत में कर लेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो दोस्तों आपके कौन थे, सर दोराबजी टाटा थे। ठीक है, सर दोराबजी टाटा आपके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात करेंगे प्रथम सचिव का, तो प्रथम सचिव दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर एजी नोरेन थे। ठीक है, इसके अलावा जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका स्थापना आपका 1927 में होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा वर्तमान में जो आपके भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष यानी कि आईओए के अध्यक्ष हैं वो दोस्तों आपके महान एथलीट पीटी उषा जी हैं। ठीक है, कौन है, तो पीटी उषा जी हैं। ये जो पीटी उषा अध्यक्ष हैं वो आपके भारतीय ओलंपिक संघ के वो आपके 95 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये भी प्रश्न आपका कहीं ना कहीं कभी ना कभी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, लिख कर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पीएम आवास योजना का शुरुआत आपका कब हुआ था। तो पीएम आवास योजना का जो शुरुआत है वो फ्रेंड्स आपका 25 जून 2015 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 25 जून 2015 हो जाएगा। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई का उद्घाटन किया। साल 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने में हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि वो किराए पर घर नहीं लेना पड़े। इस लक्ष्य को लगभग पूरा किया गया है। अगला है जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जनधन योजना की बात करेंगे तो जनधन योजना आपका है 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य आपका वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्ग और कम आय वाले वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मयूर नृत्य से संबंधित प्रश्न आया था। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न आया था। ऑप्शन क्या दिए गए थे ये भी तो पता नहीं चल पाया है। लेकिन जब हम लोग मयूर नृत्य की बात करते हैं तो मयूर नृत्य हो गया, रासलीला हो गया, ख्याल नृत्य हो गया, ये सभी नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य का ही लोक नृत्य है। रासलीला की बात करते हैं तो रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मयूर नृत्य की बात करते हैं तो ये नृत्य आपका भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है और यूपी के ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है।
ये मोर के वेश में लड़कियों द्वारा किया जाता है। ख्याल नृत्य की बात करेंगे तो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेटे के जन्म के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा कुछ लोकप्रिय ख्याल नृत्य जैसे कि जयपुरी ख्याल हो गया, अभिनय ख्याल हो गया, गदसप ख्याल आदि हो गया। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना है जो कि किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना आपका हुआ था 1935 में 1 अप्रैल के दिन। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसके अलावा जब आपका 1935 में इसका स्थापना किया गया था तो उस समय इसका जो हेड क्वार्टर था वो दोस्तों आपका कोलकाता में था। ठीक है, हेड क्वार्टर कोलकाता में था। इसके अलावा 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों आपका बदल कर मुंबई कर दिया गया है और तब से लेकर आज तक इसका हेड क्वार्टर मुंबई में ही है। इसके अलावा भारतीय जो आपका रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था 1949 में। तो आपसे पूछा जाएगा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वर्तमान में गवर्नर आपके हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है, 25वें क्रम के हैं। अगला है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर है वो दोस्तों आपका 24 सितंबर सन 1932 को हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर सन 1935 को हुआ था। राजगोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, ज्ञानदास बिरला इत्यादि नेताओं ने प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को ईस्वी को महात्मा गांधी दलित नेता अम्बेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इसी समझौते को इतिहास में पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला है फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है। तो फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका हर साल 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इससे पहले दोस्तों आपका 2022 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, जिसका विजेता कौन बना था, अर्जेंटीना बना था। उप विजेता आपका कौन बना था, फ्रांस बना था। ठीक है, तो 2022 में किया गया था। अब जो फीफा है वो आपका 2026 में आयोजित किया जाना है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था। धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा आपका जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो कि आपका गुजरात में स्थित है। यह आपका 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। ठीक है, और जितने भी स्थल मिले हैं उसमें से सर्वाधिक जो स्थल थे वो आपके 2 भागों में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा आपका 3 भागों में था। ठीक है, आपका एक गढ़ था, दूसरा मध्य शहर था और तीसरा आपका निचला शहर था। बाकी जो सभी स्थलें आपके हड़प्पा संस्कृति के हैं, हड़प्पा सभ्यता के हैं, वो आपके 2 विभाजित में था, एक आपका निचला और एक आपका ऊपरा। ठीक है, ऊपर एक आपका निचला। ठीक है, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में था। यह आपका गुजरात में स्थित है, भारत में। अगला है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो उसको तो मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है राज्यपाल दिलाता है। लेकिन आपसे पूछा गया कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में यानी अब्सेंट में कौन दिलाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वही शपथ है जो कि दिलाता है। अगला है कि सबसे बड़ा पादप कौन सा है। तो सबसे बड़ा पादप की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ या पादप कहिए तो आपका विशालकाय सिकोया है। ठीक है, कौन है, तो सिकोया है, जिसका आपका वैज्ञानिक नाम है सिकिवे एंड्रोडेन गिंगेटम। ठीक है, इसे जनरल सेरेमन कहा जाता है। पेड़ की मात्रा लगभग 52,500 क्यूबिक फीट है। अगला है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो ओजोन का आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 48 mu है। ठीक है, 48 mu है, तो इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा। ओजोन जिसका रासायनिक सूत्र आपका O3 होता है, ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भोजन को संरक्षित करने के लिए, पानी के शुद्धिकरण में, कृत्रिम रसायन कर्पूर के संश्लेषण के लिए एक विरंजन एजेंट के रूप में किया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो O3 होता है। आणविक भार आपका 16 होता है। ओजोन का आणविक भार आपका 16 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का आणविक भार आपका 16 होता है। तो ओजोन में आपका तीन आपका ऑक्सीजन है, तो इसका आणविक भार हो जाएगा 16 × 3 यानी 48। अगला पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किन 2 राज्यों की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा फंस गया कि आपके ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार दिया ही नहीं गया था। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है आपका कौन है, तो वो तो आपका था उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश था और सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड आपका दिया ही नहीं गया था। तो इस कड़ी में आपका बिहार और पश्चिम बंगाल ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो टॉप जो 5 राज्य है, टॉप पर आपका है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर आपका महाराष्ट्र है, थर्ड पर आपका बिहार है, फोर्थ पर आपका पश्चिम बंगाल है और फिफ्थ पर आपका मध्य प्रदेश है। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का जो नारा है
वो आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा। इसके अलावा जो स्वराज शब्द है सबसे पहले गढ़ा किसने था, तो स्वराज शब्द सबसे पहले आपका बाल गंगाधर तिलक ने ही गढ़ा था। अगला है लेवड़ा जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, लेवड़ा कहिए या लिब्रो कहिए, ये आपका वॉलीबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर वॉलीबॉल होगा। लिब्रो रक्षात्मक कौशल में विशेषज्ञ खिलाड़ी है। लिब्रो को अपने साथियों से एक विपरीत जर्सी रंग पहनना चाहिए और गेंद को ब्लॉक या हमला नहीं कर सकता है जब वो पूरी तरह से शुद्ध ऊंचाई से ऊपर हो। जब गेंद खेलने में नहीं होती है तो अधिकारियों को पूर्व सूचना के बिना लिब्रो किसी भी बैंक पंक्ति खिलाड़ी की जगह ले सकता है। अगला है रबी फसल कौन सा है, 4 फसल के नाम दिए गए थे, उनमें से आपको बताना था कि रबी फसल कौन सा है। तो रबी फसल की जब हम लोग बात करते हैं तो रबी फसल में आपका गेहूं जो कि आपका रबी फसल है, चना रबी फसल है, मटर भी आपका रबी फसल है, जौ भी आपका रबी फसल है। तो मुख्यतः आपका प्रमुख फसल में रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, जौ को याद रखना है। जो ये आपका रबी जो फसल है, रबी जो फसल है वो दोस्तों आपका इस फसल का जो बुआई होता है वो आपका अक्टूबर में बोया जाता है, यानी कि अभी के समय में ये फसल बोया गया होगा। इसे आपका रबी को सर्दी का फसल भी कहा जाता है। इन फसलों की कटाई सामान्यतः गर्मी के मौसम अप्रैल और मई के दौरान है जो कि किया जाता है। इस फसल में उड़ीसा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है कि 2022 में भरतनाट्यम नृत्य के लिए पद्म श्री अवार्ड है जो किसे दिया गया है। तो 2022 में जो भरतनाट्यम का जो अवार्ड है, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य थे उसमें आपका जो पद्म श्री दिया गया था वो आपके दिया गया है 82 वर्षीय आर मुथु कनमल को। ठीक है, तो आर मुथु कनमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 2022 में भरतनाट्यम के लिए आपका पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। अगला है आगामी ओलंपिक किस देश में होगा। तो आगामी ओलंपिक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2024 में होना है। कहाँ होना है, तो पेरिस फ्रांस में होना है। इससे पहले आपका ओलंपिक 2020 में हुआ था, कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। 2024 का जो आपका आदर्श वाक्य है आपका ओलंपिक का वो आपका मेड फॉर शेयरिंग है। इसके अलावा जो 2028 का जो ओलंपिक है वो दोस्तों आपका कहाँ होना है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो कि किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे तो इसका शुरुआत आपका 2016 में हुआ था। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया था। साथ ही इस योजना के तहत एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है। अगला है प्रसूति सहायता संबंधित जो प्रावधान है आपका किस अनुच्छेद में किया गया है। तो प्रसूति सहायता की बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद जो 42 है उसमें कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अगला आपका है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन सी है। तो राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद होता है यानी कि आपका प्रेसिडेंट या काउंसिल मिनिस्टर के बीच आपको जो संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है या कि मुख्य चैनल का काम करता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री इसका तो राइट आंसर है। इसके अलावा तथा मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा अपने सुझावों से अवगत कराता है। अगला है ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से तो संसदीय सरकार का प्रावधान लिया गया है, कानून का नियम लिया गया है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और रीति जो 5 प्रकार की होती हैं वो लिया गया है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन बात यहाँ पर आके ये फंसती है कि एक बच्चा कह रहा था कि आपका मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट के वीडियो में ही कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है मुखौटा नृत्य किस का संबंध किस राष्ट्र से है। तो मुखौटा नृत्य या मुखौटा युद्ध नृत्य है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला पूछा गया है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा की बात करेंगे तो एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है जहां पर 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 इसका राइट आंसर होगा, जो असल में एक ऊर्ध्वाधर खड़ी चरणाद्रि पर्वत का एक फलक है जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाओं मंदिर बने हैं। इसके अलावा ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे जहां 12 बौद्ध गुफाएं हैं। इसके अलावा 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 यानी कि 17 गुफाएं आपकी हिंदू से और 5 जैन गुफाएं हैं 30 से 34। अगला है झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो झाली नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्य के बारे में बात करते हैं तो झोड़ा हो गया, झाली हो गया, छाड़ी हो गया, धावन हो गया, छापेली हो गया,
महासू हो गया, नटी हो गया, डांगी हो गया, ये सभी नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है भजन सुपारी किस घराने से संबंधित है? तो भजन सुपारी की बात करेंगे तो भजन सुपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुफियाना घराने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सुफियाना घराने हो जाएगा। इनको 1992 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भजन सुपारी एक आपके संतूर वादक हैं। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य भी आपके क्या है? संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है? तो आपके ऑप्शन में आईडीबीआई दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। अगला है कि राष्ट्रसभा भंग नहीं हो सकती है, आपके 4 कथन दिए गए थे, उनमें से बताना था इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया था का कि राज्यसभा भंग हो सकती है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग होता है। राज्यसभा भंग नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि राज्यसभा का सदस्य है जो कि आपके रिटायर होते हैं हर 6 साल में, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। अगला है निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में पादप दिया गया होगा, जो कि राइट आंसर होगा। पादप स्वपोषी होते हैं, इसका अर्थ है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा स्वपोषी कहलाते कौन है? ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा वो स्वपोषी कहलाते हैं। वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग जल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए करते हैं। साधारण शकरा जिसे संयंत्र ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे ख्याल से आपका यमुना ऑप्शन में दिया गया होगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन यमुना के अलावा आपका रामगंगा हो गया, सरयू हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानदी हो गया, सोन हो गया, तमसा गंगा हो गया, ये सभी आपके महत्वपूर्ण गंगा की सहायक नदी है। अगला है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 44 है आपका सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 44 है। इसके अलावा ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अगला है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आपका तीव्र आर्थिक विकास, जिससे गरीबी उन्मूलन व आय में वृद्धि हो चुके, यानी कि बुनियादी ढांचा शायद आपका ऑप्शन में दिया गया था, वही आपका राइट आंसर था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित कर मौर्य समाज की स्थापना की? तो नंद वंश के जो अंतिम राजा था, आपका नंद वंश का जो अंतिम राजा था आपका धनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक आपका दूत आया जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। ये जो सेल्यूकस निकेटर का दूत आया मेगास्थनीज, जिन्होंने एक आपका पुस्तक भी लिखा इंडिका, जो कि आपका पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन के बारे में बतलाता है। अगला है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? फर्स्ट में पूछा गया था पानीपत की तृतीय लड़ाई। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई जब पूछा गया था उसी समय हमने आपको कहा था कि पानीपत के दोनों युद्धों के विषय में आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका तो लड़ा गया था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, विजेता आपका बाबर बना था। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 43 है आपका श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूरी से संबंधित आपका अनुच्छेद है। इसके अलावा 40 ग्राम पंचायतों का संगठित है, 41 आपका काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, 42 आपका काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान करता है, 43 से आपका उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी संबंधित है, 43 भी आपका सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है, 44 आपका समान नागरिक संहिता यानी कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 से गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 ए आपका उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संबंधित है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने से संबंधित है। इसके अलावा जो डीपीएसपी है उससे के अंतर्गत आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न क्या 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो डीपीएसपी की बात करेंगे तो इस डीपीएसपी को आपका 3 भागों में आपका वर्गीकृत किया गया है। ये भी प्रश्न आपके एमटीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एक जो आपके जो वर्गीकृत किया गया है, एक आपके समाजवादी सिद्धांत पर, दूसरा आपके गांधीवादी और तीसरा आपका उदारवादी या बौद्धिक सिद्धांत। ये तीनों ऑप्शन आपके रहेंगे, एक जो रहेगा वो आपके सही आंसर होगा। अगला है फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो फास्टिंग फीस्टिंग जो पुस्तक है वो आपके अनीता देसाई जी के द्वारा लिखा गया था, 1999 में प्रकाशित हुआ था। साथ में साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया था। तो अनीता देसाई इसका राइट आंसर है। अगला है बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो बेगमपुरी मस्जिद की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। इसका जो निर्माण है आपका महमूद तुगलक के द्वारा कराया गया था। अगला है आपका वह है आपका सत्यनामी आंदोलन कब हुआ था? तो एक सत्यनामी आंदोलन आपका 1672 में हुआ, एक सत्यनामी आंदोलन आपका 1820 में हुआ। ऑप्शन में 1820 था या 1672 था? क्वेश्चन आप लोग बताइएगा।
अगला पूछा गया कि प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था भारत में। तो भारत में या क्या पूरे विश्व में जो प्रथम एशियाई खेल है वो आपका 1991 में शुरू हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद जो भारत है आपका कुल 2 बार एशियाई खेल का मेजबानी कर चुका है, एक आपका 1951 में, दूसरा आपका 1982 में। अब तक बात करेंगे तो कुल 17 एशियाई खेल हो चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा ये खेल आयोजन है, हर 4 साल के अंतराल पर यह खेल आयोजन जो कि आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा 2022 में जो एशियाई खेल आपका होना था 2023 में हुआ है चीन के हांगजाऊ शहर में। इसमें भारत ने कुल आपके 107 मेडल है जो कि अपने नाम है जो कि किए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि लिख लीजिए आपका पूछा गया सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर दोस्तों आपका कहाँ पर है। तो सास बहु मंदिर दोस्तों की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ग्वालियर में है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला पूछा गया था सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला पूछा गया था आईपीएल 2023 की विजेता कौन है। तो आईपीएल 2023 की विजेता आपके चेन्नई सुपर किंग है, यानी कि सीएसके है। तो इसका राइट आंसर सीएसके हो जाएगा। इसके अलावा कृषि आधारित प्रतिशत भारत में कितना प्रतिशत है, ठीक है। कृषि क्या पूछा गया था आपका कि कृषि आधारित प्रतिशत भारत में कितना है। तो ये दोस्तों आपका 58% है, ठीक है, 58% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका आर्टिकल 110 के बारे में पूछा गया था। तो आर्टिकल जो 110 है वो दोस्तों आपके धन विधेयक के बारे में प्रावधान करता है। तो धन विधेयक से जो संबंधित आपके आर्टिकल है वो आपके आर्टिकल 110 है, तो इसको भी याद रखना है। एक आपका काला सागर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था इसका अनुमान अभी तक नहीं लग पाया है। इसके अलावा आपका 17वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 17वां संवैधानिक संशोधन से भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी हम लोग ऑल शिफ्ट के वीडियो में देखने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, उसे भारत का लघु संविधान है जो कि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत सारे आपके क्या हुए थे, बहुत सारे आपके बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि G70 जो G7 हुआ था आपका 49वां वो आपका कहाँ हुआ है। तो G7 जो आपका हुआ है वो दोस्तों आपका जापान में हुआ है। तो राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया एससीओ में नया सदस्य कौन जुड़ा है। तो एससीओ में जो नया सदस्य जुड़ा है वो दोस्तों आपका ईरान को जुड़ा गया है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल के बारे में पूछा गया था। तालीकोटा का युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो ये भी आप बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग देने का प्रयास है जो कमेंट में ही करेंगे। साथ में आपका मुस्लिम लीग का स्थापना, साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था, काकोरी कांड के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। करंट अफेयर्स से ज़्यादा प्रश्न देखे नहीं गए हैं। तो किन किन टॉपिक से प्रश्न देखे गए उसको एक बार हम लोग देखें, छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस देखें उसका। तो देखिए आपका कुल हमने 43 से 45 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें से आपका स्टैटिक जीके से आपका 18 से 19 क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स आपका 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से बात करेंगे तो पॉलिटी से फ्रेंड्स आपका 7 क्वेश्चन, जियोग्राफी से आपका 7 क्वेश्चन, जियोग्राफी से आपका 3 क्वेश्चन। इसके अलावा हिस्ट्री से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 क्वेश्चन, और साइंस से मात्र 3 क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो पूछा गया था करंट अफेयर से एक भी प्रश्न जो कि मिला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अग्नि चट्टान, योजना आयोग और खोज और आविष्कार से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में मुझे अभी तक ज्ञात नहीं है कि क्या क्या पूछे गए हैं। तो आप लोग में से जो लोगों को एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।